तो नमस्कार बच्चों, आज हम लोग जो है देखने वाले हैं कौन सी देखने वाले हैं? इतना तो पता है आप लोगों को। क्या देखने वाले हैं हम? नाभिकीय। नाभि मतलब समझते हैं? नाभि, आप लोग का नाभि कहाँ रहता है? एकदम पेट के जस्ट मध्य में रहता है, बीच में। वहां नाभि आपका सेंटर ऑफ मास होता है, वहां से एगो पिन लगा करके आपको टांगा जा सकता है, ठीक है ना। तो नाभि का अर्थ होता है एकदम अंदर में पाई जाने वाली बिंदु, ठीक है ना। अगर नाभिकीय ऊर्जा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं अंदर वाली एनर्जी की बात हो रही है। कहीं ना कहीं यह एनर्जी अंदर से आने वाली है। कहां से आने वाली है? अंदर से। अब अंदर से कैसे आएगी, इसी को तो हम लोग को देखना है। फिलहाल इस समय हम लोग जो है नाभिकीय ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, डिफिनेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर ना तो लिखने का झंझट और ना ही याद करने का झंझट, ठीक है ना। केवल समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। इसको नाभिकीय ऊर्जा को न्यूक्लियर एनर्जी भी हम लोग बोलते हैं और परमाणु ऊर्जा भी बोलते हैं। इसको एटॉमिक एनर्जी भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर? कोनो दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पे डिफिनेशन लंबा चौड़ा है, लेकिन यह है कुछ नहीं, बस समझो और लिख डालो। यहाँ पे देखोगे आप, जब किसी भारी नाभिक पर, कोई भारी नाभिक होना चाहिए। देखिए यूरेनियम 235 है। यूरेनियम क्या है? 235 का एटॉमिक मास दीजिए। एक एटम का मास है 235 एटॉमिक मास यूनिट। भारी है ना? भारी है कि नहीं है? तो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन या इसके जैसे और कणों से जब बम्बार्डमेंट कराया जाता है, बमबारी कराई जाती है, वहां पर ले जाकर पटका जाता है न्यूट्रॉन को, उसके नाभिक पर ले जाके हम क्या करते हैं? पटकते हैं। भारी नाभिक पर जब न्यूट्रॉन को ले जाके पटकते हैं या उस पर बम्बार्डमेंट कराते हैं, तो वह नाभिक विखंडित हो जाता है। क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है, ठीक है ना। और विखंडित हो जाता है और इस क्रिया में बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक है। और इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? अब मेरे साथ तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है ना। कैसे बोलोगे? जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन आदि कणों से जब बम्बार्डमेंट करवाया जाता है, तो वह नाभिक टूट जाता है, विखंडित हो जाता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कहते हैं। एक बार पुनः बोल सकते हैं आप लोग कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन आदि कणों से बम्बार्डमेंट कराया जाता है, तो वो विखंडित हो जाता है और इस प्रक्रिया में उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, जिसे हम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम? अब मैकेनिज्म को देखेंगे। यहाँ पे उसकी जो मैकेनिज्म है उसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, आखिर होता क्या है, ठीक है। एक क्लिप में तो सब नहीं हो पाएगा। फिलहाल अभी डिफिनेशन ही देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो ऊपर कहा, यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पे यूरेनियम है। क्या है बाबू? यूरेनियम है, एक तत्व है यूरेनियम। तो यहाँ यूरेनियम 235 को हम लोगों ने लिया है, जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है और एटॉमिक मास 235 होता है। इस पे जब हमने न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करवाया, न्यूट्रॉन से क्या किया? बम्बार्डमेंट करवाया जब इस पे, तो क्या हुआ? देखिए यूरेनियम 235 92, याद कर लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए इस बात को बाबू। यूरेनियम 235 92, यूरेनियम 235 और 92 को न्यूट्रॉन से आपने क्या किया? बम्बार्डमेंट। न्यूट्रॉन ले आकर के उसके नाभिक पर आपने क्या किया? पटका। क्या किया? पटका। तो अब देखिए क्या बना। पटकने के बाद क्या मैंने बताया कि वह विखंडित हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बाबू? टूट जाता है। अब जब टूटेगा तो बनेगा बेरियम। क्या बनेगा? बेरियम 56 139 और बनेगा क्रिप्टन 36 94। तो फिर गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और उसी में का क्रिप्टन है। तो क्रिप्टन बन जाएगा तो किसी क्रिया करने वाला नहीं रहेगा। बनेगा कौन चीज? बेरियम क्रिप्टन। क्या बनेगा? और पुनः 3 गो न्यूट्रॉन मुक्त होगा। पुनः 3 गो न्यूट्रॉन मुक्त होगा। और देखो, एक सेकंड मेरा बात ध्यान से सुनो। एक ने एक को तोड़ा, बना कौगो? अब ये 3 गो कौगो को तोड़ेगा? कौगो को तोड़ेगा? अरे बोलो ना, 3 गो को। और फिर उस 3 गो से कौगो निकलेगा? 9 गो। और यह क्रिया सेकंड के कुछ भाग में होता है। एकदम 1 सेकंड के कुछ भाग में एक क्रिया एकदम फटाक से होंगी। और जैसे जल्दी से होगा वैसे ही बस थोड़े ही सेकंड में एकदम खतरनाक ब्लास्ट होगा
और वह बहुत भयावह होगा। अगर इस बात को जानना है तो 9 अगस्त को नागासाकी और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर जब अमेरिका ने बम गिराया था जापान के, तो पता कीजिए कि कितना बड़ा विध्वंस हुआ था। और लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है ना, इतना खतरनाक एनर्जी निकलता है एटम बम से, और इसी प्रक्रिया के द्वारा एटम बम बनाया जाता है। कितना लोग सोच रहे होंगे कि अब क्रिया तो देख लिए हम बना लेंगे, आसान नहीं है हो जा रहा है, ये छोटा सा उसका पहला फेज है ये। ठीक है ना, आसान नहीं है एटम बम बनाना। एटम बम बनाने के लिए तकनीक होता है। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो यूरेनियम 235 टूटेगा बेरियम और किस चीज में बहुआ साहब, क्रिप्टन में, और बनेगा कौगो न्यूट्रॉन, कौगो। एक परमाणु टूटा तो 3 गो न्यूट्रॉन निकलेगा, 3 गो तोड़ेगा तो 9 गो न्यूट्रॉन निकलेगा, 9 गो तोड़ेगा तो 27। ठीक है उसके बाद एगो में से एनर्जी निकलता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एगो में से कितना एनर्जी निकलता है? अब बात कर लेते हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो बच्चों देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा तो एनर्जी देगा, क्योंकि W बराबर क्या होता है, क्यूबी होता है ना, पढ़ाए ना आप लोग। और W का मात्रा क्या होता है, जूल, तो इसका भी मात्रा क्या होगा, जूल होगा। तो यहाँ से एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹। ठीक है ना, और इतना ही जूल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होती है, निकलती है। इलेक्ट्रॉन और वोल्ट दोनों को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज है और वोल्ट चूंकि वोल्ट है, तो चार्ज और वोल्ट दोनों को गुणा कीजिएगा तो क्या बनता है, जूल बनता है, एनर्जी बनती है। तो यहाँ पे देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 जूल जो होगा वह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होगा, बराबर। अब एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, तो मेगा मतलब मैं पहले ही बता दिया हूँ 10⁻6। 10⁻6। अच्छा, किलो मतलब क्या होता है बबू, किलो मतलब 10⁻3। ये सब याद रखना, ये सब नंबर है। किलो का क्या समझते हो, नंबर है, क्या है, नंबर। जैसे दर्जन कौन सी है, नंबर है, कौन सी है, नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या है, एगो संख्या होती है, बात बुझा रहा है। उसी तरह मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेस, ये सब कौन सी होता है, एक संख्या होता है। ठीक है ना, तो देखो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको आप लोग लिख सकते हैं ऐसे 10⁻6 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल भी ऐसे लिख सकते हो। और जब नीचे जाओगे तो पूरा का पूरा वैल्यू निकल करके आएगा 1.6 × 10⁻³ जूल। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। यहाँ पे 13 न होना चाहिए जी, 3 है, और इसमें से 6 जाएगा तो क्या होगा, 13 न होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब मैंने आप लोगों को बताया कि नाभिकीय ऊर्जा होता क्या है और इससे एनर्जी निकलती कैसे। अब कहोगे सर एनर्जी कहाँ से आया, सर कैसे आ गया एनर्जी। अब मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताता हूँ कि देखिए, जब कोई चीज जैसे 50 अगर 2 भागों में टूटे तो क्या क्या बटेगा, कितना में बटेगा, 50 अगर 2 भागों में टूटे तो उसका 2 भाग में कितने आएंगे, 25 आएंगे ना, कितने आएंगे, 50 अगर टूटेगा कहीं, 50 को अगर तोड़ोगे आप, 50 को तोड़ोगे 2 बराबर भागों में तो 25 प्लस कौन सी आएगा, 25 प्लस 25 आएगा। लेकिन 25 प्लस 24 अगर आ जाए तो तुम क्या कहोगे कि सर एगो सर। तो देखो यहाँ पे वैसे ही हुआ, यहाँ पे देखो 56 और 36 जोड़ो, दोनों जोड़ोगे तो 92 आ जाएगा, टूटने से बना है। लेकिन इन दोनों को तुमने जोड़ा तो कितना आ रहा था, 233। कितना आ रहा था, 233। यहाँ पे ध्यान दो, 233, और यहाँ पर कौन सी है, 235। अब घटाओगे तो क्या हो गया, 2 यूनिट कहाँ गया, 2 यूनिट डायरेक्ट एनर्जी में चेंज हो गया, 2 यूनिट एनर्जी में चेंज हो गया, 2 यूनिट एनर्जी में चेंज हो गया। और एनर्जी कैसे बनेगा, आप डायरेक्ट एनर्जी बन गया तो किस सूत्र से बनेगा, तो E बराबर, किसने दिया था इस सूत्र को बच्चों, किसने दिया था, आइंस्टीन ने। किसने दिया था, आइंस्टीन ने बताया था कि कोई भी चीज जब डायरेक्ट एनर्जी में बदल जाती है तो उसका वैल्यू E बराबर mc² से देते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि E बराबर mc² होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि घटाने के बावजूद ना 2 आया है,
तो डेल्टा का अर्थ होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना आया 2, यानी यहाँ पे मास कितना लिखेंगे हम 2। और यहाँ पे सी क्या है तो देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ हम क्या लिखे हैं लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर। उसका स्क्वायर करके फिर 2 से गुणा करोगे, इतनी एनर्जी इसमें से निकल रही है। बात समझ रहे हैं? कोई भी चीज डायरेक्ट एनर्जी में बदल जाए ना तो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी बन जाता है। और होता क्या है E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। अब एनर्जी E बराबर मास और इस स्पीड ऑफ लाइट के जब गुणा करोगे ना तो क्या बन जाएगा एनर्जी बन जाएगा। क्या बन जाएगा एनर्जी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम देख लेते हैं यूटिलिटी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो बहुत जगह पे होते हैं, विद्युत उत्पादन में हो जाएगा, जैसे एटॉमिक रिएक्टर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एटॉमिक रिएक्टर में यूरेनियम का छड़ लगाया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे 3 को निकल रहा है ना तो फिर 2 को सोख लिया जाएगा, एक को भेजा जाओ, एक जाओ। तो ये को जब जाते रहेगा तो भड़केगा नहीं, आराम से प्रक्रिया क्या होती रहेगी चलती रहेगी। तो एक कंट्रोल्ड काम होता है, एक कंट्रोल किया हुआ काम होता है कहाँ रिएक्टर में। तो उस तरह कंट्रोल करके जब हम काम करते हैं तो विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? पानी गर्म करेंगे, भाप बनाएंगे, भाप से टरबाइन में जाएंगे, बिजली निकलेगी। ठीक है, तो वहां पे उसके बाद स्पेस रिसर्च में, स्पेस के रिसर्च में भी एटॉमिक एनर्जी बहुत काम में आता है। मतलब ज्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता हो स्पेस में तो हम न्यूक्लियर का प्रयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। न्यूक्लियर बम बहुत जरूरी होता है युद्ध क्षेत्र में। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए अगर आप युद्ध करना नहीं चाहते हैं और यह चाहते हैं कि सामने वाला आपसे युद्ध नहीं करे तो आपको युद्ध के लिए एकदम तैयार रहना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? घर से निकलो एकदम बढ़िया फ्रेश आदमी हो, तो जब घर से निकलो और लफुओं की जनसंख्या ज्यादा हो तो 5 गो काड़ा पहनो यहाँ से लेके यहाँ तक, महाकाल वाला फीता 10 गो लगाओ यहाँ पर, ठीक है ना। और जो अंगोछिया लपेटा जाता है उसको बांधो माथा में, ठीक है ना। जूता पहन के और एथी मोड़ लो यहाँ तक, एकदम लफुआ बन करके निकलो, लफुआ नहीं सटेगा तुम्हारे पास। बात बुझा रहा है? हजूर खाते थूकते हुए बात बुझा रहा है? देखो जब तुम युद्ध के लिए तैयार होगे ना, चाइना वाला अग्रेसिव रहता है, पता है क्यों? युद्ध करना नहीं चाहता, बड़ी अथी है वो, लेकिन हमेशा इधर उधर करते रहता है कि सामने वाले को मालूम हो जाए कि हम युद्ध के लिए कौन सी है तैयार है। ठीक है, भारत में उकसाते रहेगा, लेकिन युद्ध कभी नहीं कर सकता है चाइना, क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है। और जिसको अपना इकोनॉमी बढ़ाना है, अपना अर्थव्यवस्था बढ़ाना है, युद्ध करेगा वो। युद्ध करने से 100 साल देश पीछे चला जाता है, 100 साल देश पीछे चला जाता है। कितना वो बलवान, कितना वो अबर से लड़े, तो लड़ने के बाद वो भी हार जाता है, वो भी हाफ जाता है। बात बुझा रहा है? इसलिए कोई भी देश युद्ध करना नहीं चाहता। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अगर युद्ध में नहीं जाना है, भारत ने एटॉमिक बम इसलिए नहीं बनाना कि किसी पे गिराना था, इसलिए बनाया कि कोई उसको धमकाए नहीं। पाकिस्तान वाला कहता है एटॉमिक बम फेंक देंगे, तो मोदी जी क्या बोले, हम लोग दिवाली पर फोड़ने के लिए बनाए का और तुम लोग जितना एटम बम फोड़ के जितना बड़का बैठी करोगे उतना तो हमारे यहाँ दिवाली पर लड़का सब फोड़ देता। 1 करोड़ 25 करोड़ जनसंख्या है भारत की, अगर भाई देवे सब किसी को एक बार, अब छोड़िए ठीक है। चलिए, तो युद्ध क्षेत्र में भी जो है उसका क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सुरक्षा में तो सबसे ज्यादा ही इसका यूज होता है। देखिए पनडुब्बी में भी जो एटॉमिक बम लगा दिया गया, वो भी रखा गया है कि जहाज इधर उधर किए एकदम दबाया जाएगा बटन, उसके बाद देखना कि विध्वंस कितना खतरनाक होता है। अगर बढ़िया से युद्ध नहीं हो रहा है किसी देश में ना, तो एटॉमिक एनर्जी सबसे बड़ी देन है, क्योंकि सभी देश के पास है। तो 2 गो एटॉमिक संपन्न देश आपस में बढ़िया से नहीं लड़ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों के पास क्या है, एटम बम। और एटम बम दुश्मन चिन्ह के नहीं मारता है, नक्शा साफ करता है देश का। तो कौन देश चाहेगा कि उसका नक्शे बिगड़ जाए? कोई देश चाहेगा? नहीं चाहेगा। इसलिए 2 गो शक्तिशाली देश जिसके पास एटम बम है कभी भी आपस में युद्ध नहीं करते। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि एटॉमिक एनर्जी क्या होती है, वह आता कैसे है और कैसे न्यूट्रॉन जो है इसमें से निकलते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि यह न्यूक्लियर एनर्जी का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक रिएक्टर के बारे में देखेंगे कि वहां पे एनर्जी कैसे निकाली जाती है और इसके और कौन कौन से बेहतरीन उपयोग होते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या होता है इत्यादि। मैट्रिक के लिए VVI क्वेश्चन है ये सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।